नमस्कार एवरीवन। करियर फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। आज हम लोग सीडीपी के संदर्भ में जो आगामी एग्जामिनेशन दिसंबर में हैं उसको लेकर के हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। यह पार्ट 1 है जिसमें आप सीडीपी देख रहे हैं। पार्ट 2 में आप मैथमेटिक्स देखेंगे। पार्ट 3 में आप साइंस देखेंगे। पार्ट 4 में आप सोशल साइंस देखेंगे और पार्ट 5 में आप लैंग्वेज या लिटरेचर पेपर को देखेंगे। तो हम लोग आज ये में तीसरा दिन है सीडीपी का, जो दिसंबर को लेकर के जो क्वेश्चन एनालिसिस है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन एनालिसिस में चलते हैं। जो आपके मित्र हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लिंक फॉरवर्ड कर दें ताकि वो आप तक पहुंच पाएँ समय से और सारे सेशन को कंप्लीट कर सकें। जैसे आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और हम लोग प्रश्न का विश्लेषण आज करने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार से निकाल के लाए जा रहे हैं जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सीडीपी। पहला प्रश्न है, द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, समाजीकरण शब्द का क्या अर्थ है? आपके नज़र में समाजीकरण शब्द का क्या अर्थ है? आप देखें और बताएं। मेघा भारती, गुड मॉर्निंग। क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेटेंटली, और इसका मतलब है सामाजिक मापदंडों का लगातार पालन करना। रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मापदंडों के खिलाफ विद्रोह करना। अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता को समझना। और चौथा है एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, समाज में समायोजन करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, सोशलाइजेशन शब्द जो है जिसको हम लोग समाजीकरण बोलते हैं, समाजीकरण का मतलब है कि हम खुद को समाज में कैसे शामिल करते हैं, समाज को हम अपना कैसे समझते हैं, समाज मुझे अपना कैसे समझेगा, समाज की हमारे प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं और हमारा समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, इनके विशिष्ट जो कुछ आपको लक्षण दिखाई देंगे उसे ही हम समाजीकरण बोलते हैं। समाजीकरण के बारे में बोलें तो समाजीकरण परिवार से शुरू होता है, जो और वह भी एक समाज का ही हिस्सा, इसलिए परिवार से शुरू होता है और आगे चल करके वो विस्तृत हो जाता है, कई स्तरों से गुजरता है, विद्यालय भी उसका हिस्सा बनता है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर नहीं, इसका उत्तर ए नहीं होगा। क्या कहता है? फॉलोइंग नॉर्म्स रिलेटेंटली, तो इसका मतलब सामाजिक मापदंडों का लगातार पालन। देखिए, सामाजिक मापदंडों का लगातार पालन करना ये वन वे है। समाज ने आपको एक मापदंड दे दिया कि ऐसे आपको समाज में रहना है, तो आप उसका पालन कर रहे हैं। रिवोल्टिंग अगेंस्ट द सोशल नॉर्म, सामाजिक मापदंडों के खिलाफ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता को समझना, तो ये जो समझना तो है ही। तो ऐसा नहीं, इसमें होगा एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, समाज में समायोजन करना है। समायोजन करने का मतलब होता है कि आप समाज के साथ होते हैं और समाज आपके साथ होता है, यानी कि दोनों का घुलन मिलन हो जाता है। समाज के साथ आपके जो संबंध है वो परस्पर बन जाते हैं। तो जब समाज के साथ व्यक्ति के पारस्परिक संबंध बने उसे ही हम समाजीकरण बोलते हैं। तो इसका चौथा होगा एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, समाज में समायोजन करना है आपको। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक, कौन सा बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है बाल केंद्रित शिक्षा का, वो इनमें से कौन नहीं है? ईच चाइल्ड मेक हिज, और हर करिकुलम, प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बच्चे निष्क्रिय भागीदार होते हैं, वो कुछ गतिविधि नहीं करते, केवल शिक्षक के बताए गए कार्यों को करते हैं।
ईच चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ऑन वे, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। और ईच चाइल्ड हैज अ राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है? देखिए, पाठ्यक्रम बनाने का काम जो है वो टीचर का होता है, ठीक है। बच्चे पाठ्यक्रम नहीं बनाते, इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पाठ्यक्रम जब बनाने की बात होगी, आप कभी करिकुलम कंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे आपको मिलेगा कि शिक्षाविद शिक्षक के सहयोग से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो आगे चलें। प्रश्न संख्या 3, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो, अरे रे एक मिनट, हाँ, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो precedes its who among the following set for this idea। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया है? किसने यह विचार प्रस्तुत किया है? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। विचार भाषा को निर्धारित करने से पहले भी विचार होता है, इसके बारे में बताइए। किसने इस विचार को प्रस्तुत किया है? यह किन का कथन है? आप कह सकते हैं ये वाइगोत्स्की का है। किसका कथन है? वाइगोत्स्की का। जो लोग, आप लोग में से जेटेट की तैयारी कर रहे होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के दृष्टिकोण से जो मैं बढ़ा रहा हूँ वह महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि आज हम लोग 3 बजे से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को पूरी तरह से देखने वाले हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को भी देखेंगे। तो आप लोग जो इस जेटेट के क्लासेस कर रहे हैं वो 3 बजे आप क्लासेस में शामिल हो लेंगे। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेंज डिलेमा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हेंज की दुविधा के बारे में कल मैं जब आपको मल्टीपल चॉइस करा रहा था तो उसमें मैंने हेंज की दुविधा के बारे में आपको बताया था। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है। हेंज की दुविधा यह किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि हेंज की दुविधा किससे संबंधित है? हेंज की दुविधा या वाइगोत्स्की की थ्योरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं एक के सिवाय। यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब एक्सेप्ट की बात हो रही है कि एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, तो कौन नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग ठीक से पढ़ेंगे तो उत्तर दे पाएंगे, सही नहीं तो आप गलत उत्तर दे करके निकल जाएंगे। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों निम्नलिखित सभी में से कौन शामिल नहीं है? क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की गुणवत्ता, कल्चर संस्कृति, फिजिकी यानी कि काया। कौन सा नहीं होगा? फिजिकी यानी कि काया नहीं होगा। और ये सभी विकास को आकार देने वाले हैं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following implication can't be derived from Piaget theory of cognitive development? निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? चाइल्ड डिजायर टू लर्न, बच्चों की सीखने की इच्छा, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता की स्वीकृति या मतभेद की स्वीकृति, इसको विभिन्नता ज्यादा उचित शब्द होगा, विभिन्नता ज्यादा इसका उचित शब्द होगा, विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता की स्वीकृति, और डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? जल्दी बताइए। अगर इसके बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं तो आज के जो 3 बजे के क्लासेस हैं उसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें क्या नहीं होगा? वो होगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है वो नहीं दर्शाता है। ठीक है, बाकी वो इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात करते हैं, खोज अधिगम की भी बात करते हैं, बच्चों की सीखने की इच्छा की भी बात करते हैं जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 7, ब्लैंक कैंट बी बेस्ट यूज इन टीचिंग टू इनकरेज डेमोक्रेटिक लिविंग एवं स्टूडेंट। खाली जगह का उपयोग, खाली जगह है इसका भरना है, का उपयोग छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सबसे अच्छा किया जा सकता है। शिक्षण में सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है? लेक्चर मेथड, सामाजिक संपर्क, प्रायोगिक विधि, खोज विधि, किसके उपयोग करके छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है? क्या होगा? इसे आप आसानी से बना सकते हैं। क्या होगा इसका? डिस्कवरी मेथड, बच्चों को खोज करने के लिए छोड़ दीजिए। बच्चे खोज विधि से अगर करेंगे तो लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित कर सकेंगे अपने शिक्षण में सबसे बेहतर। अगला प्रश्न है, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर, शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डियों की संरचना और बाल होते हैं, प्राथमिक गुण होते हैं यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज यानी कि द्वितीय गुण हैं, नोट इनहेरिटेड, विरासत में नहीं मिलते, इनहेरिटेड, विरासत में मिलते हैं। क्या होगा? हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर कहाँ मिलते हैं? कौन से हैं? प्राथमिक है, द्वितीय हैं, विरासत में नहीं मिलते, विरासत में मिलते हैं। ये हमें विरासत में मिलते हैं। हमारे जनरेशन में, पहले के पूर्वज के जनरेशन में जो हमारे होते हैं दादा पक्ष से या नाना पक्ष से या माता पिता के दोनों के पक्ष से, जो क्वालिटीज उनके अंदर होते हैं वो चीज़ें हम में शामिल होते हैं और हमें विरासत में मिलते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि आनुवांशिकता, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के आधार पर हमें मिलते हैं। आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के आधार पर हमें ये मिलते हैं। ठीक है, पियाजेट्स
proposes that pre-operational children are unable to conserve which of the following factor attributes this inability? पियाजे के प्रस्ताव की प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अक्षमता को जिम्मेवार ठहराता है? इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की क्षमता, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचार की अपरिवर्तनीयता, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क की कमी, और नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से बताएं। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। इसी में होगा विचारों की अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, विकास की शुरुआत होती है किस अवस्था से? विकास की शुरुआत किस अवस्था से होती है? पूर्व जन्म अवस्था, इसी को बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, समझने में दिक्कत होगी तो मैंने लिख दिया कि इसी को गर्भावस्था हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको जो है वो डायरेक्ट आंसर नहीं दिखाई देंगे जैसा आप अध्ययन किए हैं। थोड़े से आपको इस पे कंसंट्रेट होने पड़ेंगे, दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो विकास की शुरुआत कहां से होती है? गर्भावस्था से होती है, प्रीनेटल स्टेज से होता है। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है वहां से हम लोग विकास की अवस्था को अध्ययन करते हैं, जानते हैं। प्रश्न संख्या 11, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इन एजुकेशन। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लास को शेयर कीजिए। रामचंद्र, हाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी। क्या होगा? बताइए। 11 प्रश्न का 11 का उत्तर इसे बोलते हैं, सॉरी, अरे रे, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी को हम लोग डीएलएड में भी पढ़ते हैं, अलग पेपर है। बीएड जिन्होंने किया है इन्होंने इसको ईपीसी 3 पेपर ईपीसी 3 के रूप में आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने आईसीटी को नहीं पढ़ा है। तो डीएलएड में भी आप पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, शिक्षा तकनीकी के बारे में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आप इसको पढ़ लेते हैं। और आईसीटी को आप लोग पढ़ते हैं बीएड में
EPC 3 के रूप में। इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या होता है EPC का, क्योंकि अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए EPC का फुल फॉर्म क्या होगा, EPC इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी इसमें होता है कि हम प्रोफेशनली कुछ इन्हांस होते हैं, कुछ अपने आप को बेहतर करते हैं। ऐसे इन्हांसिंग करने के लिए प्रोफेशनल कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग ICT EPC 3 के रूप में पढ़ते हैं, EPC 2 के रूप में हम लोग भाषा को समझते हैं, और EPC 1 के रूप में हम लोग EPC 2 के रूप में हम लोग फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह को समझते हैं, और EPC 1 में हम लोग भाषा की समझ को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो ICT होगा इसका सही आंसर। मैं इसीलिए कुछ ज़्यादा सा विश्लेषण कर दिया ताकि आपको ये आ जाए कि EPC का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिख पाएंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फुल फॉर्म को लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको विश्लेषित कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या 12। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, किससे सीखते हैं आप? बताइए। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यानी कि खुद करके व्यक्ति सीखता है। तो खुद करके कैसे सीखेगा? प्रयास करेगा, गलतियां करेगा और सीखेगा। ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है। इनसाइट थ्योरी के कोहलर, इसके स्किनर, इसके पावलोव, इमानपी पावलोव। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलें। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, नाम सुना है इस शिक्षाविद का? आपने सुना होगा, काफी महान शिक्षाविद है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल इज अ, खाली जगह है ब्लैंक, इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ ब्लैंक प्रोसेस। क्या होगा? जॉन डेवे के अनुसार स्कूल एक खाली जगह है, संस्था है, और शिक्षा एक खाली जगह प्रक्रिया है। तो क्या होगा इसमें? मतलब अगर इसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा? यहां सोशल लगेगा, यहां भी सोशल लगेगा, या यहां सोशल होगा? जैसे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, या अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस। थर्ड, education according to John Dewey, school is philosophical institution and education is a philosophical process. चौथा है, according to John Dewey, school is environmental institution and education is a psychological process. क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप इसको देंगे। चलिए, इसमें होगा पहला, जॉन डेवे कहते हैं कि स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ
सोशल प्रोसेस, यानी कि दोनों जगह सोशल सोशल ही भरा जाएगा, सामाजिक सामाजिक ही भरेगा। जॉन डेवे के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर? प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। At the primary stage, reading aloud while writing is given importance. This is based on which theory of learning? पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रायल एंड एरर, प्रयास से त्रुटि का, कंडीशनिंग अनुबंधन, इंसाइट अंतर्दृष्टि, इमिटेशन अनुकरण। किस सिद्धांत सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़ने, बच्चा लिखता है तो जोर से पढ़ करके लिखता है, यह सीखने के किसी सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताइए। क्या होगा? 14 का डी, आर्या 14 का डी बता रहे हो? नहीं, इसका होगा अनुबंधन, कंडीशनिंग। एक्चुअली क्या होता है, अनुबंधन है क्या? अनुबंधन की थ्योरी आप किसके साथ पढ़ते हैं? अनुबंधन की थ्योरी आप पढ़ते हैं किसके साथ? पावलोव के साथ पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ा है पावलोव का, वो सबसे ज्यादा अनुबंधन आपको दिखाई देगा। जैसे पावलोव जब अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उनके पास जो कुत्ता होता है जिसे वो बंद करके रखते हैं, बेल बजाते हैं, भोजन मिलता है, उसके मुंह से लार आता है, लार की मात्रा बढ़ती जाती है, बाद में बेल बजाने से भी लार आ जाता है बिना भोजन दिए, तो केवल बेल से, तो क्या होता है, कंडीशनिंग हो जाता है उसका कि बेल बजा है तो भोजन मिलेगा, इसीलिए लार आ जाता है। उसी प्रकार पूर्व प्राथमिक अवस्था में जब बालक पढ़ता है तो जब लिखने जाता है, जब बोल कर लिखता है, तो उसका बोलने के साथ उस शब्द का अनुबंधन होता है, तो वह ठीक से उसको लिख पाता है। इसीलिए बच्चे को देखेंगे, छोटे बच्चे को पूर्व प्राथमिक अवस्था में 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को देखेंगे कि जो भी लिख रहा है उसको बोल बोल करके जोर से लिख रहा है। प्रश्न संख्या 15। According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during। पियाजे के अनुसार बच्चे निम्नलिखित के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं। किसके दौरान हमें अमूर्त तर्क याद रखेंगे और तर्क कौशल विकसित होते हैं, किस अवस्था में होंगे? बार बताइए। किस अवस्था के अनुसार होंगे? क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चरण के दौरान, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपको बता दें कि जब अमूर्त चिंतन वो करना शुरू करता है और उस पर तर्क करता है, तो उसको वह जो है ये चौथे स्टेज में होता है। कंक्रीट तीसरा स्टेज, प्री ऑपरेशनल दूसरा स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है संवेदी गामक चरण, ये पहला होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो 11 वर्ष के ऊपर हो जाता है या 11 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें अमूर्त तर्क और तर्क कौशल के
क्षमताएं जो है बढ़ने लगती हैं। अब मैं 11 वर्ष बता रहा हूँ, उसका मतलब एग्जैक्ट 11 वर्ष पे ही होगा। उसके जो IQ लेवल है उसके अनुसार कम अधिक भी हो सकता है। As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students? एक शिक्षक के रूप में लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है। जो एक शिक्षक के रूप में जो शिक्षक क्या करता है कि जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्र को आकलन करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। यानी कि सहयोगी परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षण, तथ्य आधारित स्मरण पत्र और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। कौन सी विधि पसंद करेंगे आप एज ए टीचर? बताइए। आज मुझे देखना है कि 30 में कितने क्वेश्चन आज टीम कर पाती है। जल्दी। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आप देंगे जिसमें लोग शामिल हों, जिसमें लोग शामिल हों और मिल करके किसी कार्य को पूर्ण करें। मानकीकृत परीक्षण एक व्यक्ति के लिए होता है, इंडिविजुअल होता है। तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, ये सिर्फ एक फैक्ट को याद कर लेना है, और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा। होगा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजनाएं। To cater to individual differences in his classroom, a teacher should अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे टू टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी कि शिक्षण और मूल्यांकन के समान और मानक तरीकों को आप अपनाएंगे। सिग्रीगेट एंड लेवल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन दियर मार्क्स, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर स्तर अलग अलग करेंगे कि अलग अलग अंक आए हैं तो अलग अलग ग्रुप उनको बनाएंगे। इंगेज इन अ डायलॉग विथ स्टूडेंट एंड वैल्यू दियर पर्सपेक्टिव, छात्रों के साथ संवाद करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों पर सख्त नियम लागू करेंगे। क्या करेंगे आप? अगर व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करेगा अपनी कक्षा में? इंगेज इन अ डायलॉग विथ स्टूडेंट एंड वैल्यू दियर पर्सपेक्टिव, छात्रों के साथ संवाद करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, तब व्यक्तिगत विभिन्नता को आप ध्यान में रख पाएंगे। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि, तो इसमें से कौन सा यदि आप क्या कर रहे हैं? इट इंड्यूसेस फियर एंड डिस्डेन अमंग द स्टूडेंट, यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है। इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। शी इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है।
फिर है कंपैरेटिव एवेल्युएशन आर मेथड मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा मूल्यांकन, उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा? देखिए, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और उसका जब आप मूल्यांकन करना चाह रहे हैं क्लासरूम का, तो जरूरी होगा कि आप जो है छात्रों से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक टाइम टू टाइम लें। तो इसका होगा बी, इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स। आप छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। मूल्यांकन कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा रहा, स्टूडेंट कितना सीख रहा है, सीखने में क्या दिक्कत है, कौन सी टीचिंग टेक्निक हमें यूज करने पड़ेंगे, और स्टूडेंट के साथ कौन सी शिक्षण वीडियो टीचिंग मेथड का प्रयोग हमने किया या करना चाहिए, और उस टीचिंग मेथड में क्या समस्याएं हैं। जब इसके साथ आप जब ये प्रतिपुष्टि लेंगे, फीडबैक आपके साथ जब मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, अगर समस्याएं टीचिंग मेथड संबंधी आ रही हैं, क्योंकि आप ग्रुप में कर रहे हैं फीडबैक, तो आपको यहाँ पे अगर समस्याएं आ रही हैं तो क्या करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन रिसर्च, आप एक्शन रिसर्च करेंगे, और जिसको हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। एक शिक्षक को करना चाहिए यहाँ पे एक्शन रिसर्च, अगर समस्याएं आ रही हैं तो, या आप किसी शिक्षण विधि से आपने पढ़ाया, आपने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के बाद आपके जो परिणाम आ रहे हैं कि इस शिक्षण विधि से इस विषय को हमने पढ़ाया, इस टीचिंग टेक्निक से हमने पढ़ाया, हमने बच्चों को रिइंफोर्समेंट स्किल का प्रयोग किया क्लासरूम में, तो वहां पे बात निकल करके आती है कि यानी कि बच्चे का शानदार परफॉर्मेंस है पिछले बार की तुलना में, तो भी आपको एक्शन रिसर्च करने की जरूरत है बेहतर रिजल्ट के लिए भी। तो आपको क्या, जैसे मैं एक बार बता दूं कि मैंने 2016 में अपने कॉलेज में हमने एक ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया था। 2016 में हमने अमेरिका का एक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, और उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए करके कुछ तथ्य दिए गए थे। मुझे लगा कि मुझे भी ओपन बुक एग्जामिनेशन लेना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए कि क्या अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर जिसने यह बताया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो हमने सत्र के बीच में ही एक ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया था। आपको लगेगा कि सर आप तो चोरी करवा रहे थे, आप लोग को लगेगा कि आप तो चोरी करवाते, क्लासरूम में बच्चा किताब से देख करके लिखेगा, क्या लिखेगा वो। ओपन एग्जामिनेशन कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, ओपन बुक एग्जामिनेशन में है कि आप छात्र को, हम और लाइब्रेरियन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि छात्र जाएंगे क्लासरूम लाइब्रेरी में जाएंगे और अपना जो कल का एग्जामिनेशन होने वाला है उससे संबंधित किताबें वो लेंगे। एक दिन पहले वो किताब ले करके आएंगे और उसको पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के पूरा अवसर देंगे। पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको एग्जामिनेशन में आना है, प्रश्न है, लेकिन बुक देख करके आपको किताबें नहीं लिखनी है। मतलब आप बुक देख करके ही किताबें लिखेंगे, लेकिन भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि बच्चे के चिंतन की क्षमता होता है, यानी कि सोचने की क्षमता जो होती है, चिंतन की क्षमता होती है, वो सामान्य एग्जामिनेशन से गहरी होती है, इनडिसिप्लिन नहीं के बराबर होता है। और वो बच्चे इसमें होते हैं कि हमारी किताबी भाषा से हमारा जो आंसर शीट है उसका मेल नहीं खाना चाहिए। हम जो किताबें उनको प्रोवाइड किए हैं उनको, क्योंकि लाइब्रेरी में किताबें इशू हुई हैं, मैंने लाइब्रेरी किताबें इशू करवाए हैं कि आपने एक किताब लिया, किताब का नंबर है मान लीजिए 1207, रोल नंबर 9 को मिला हुआ है। हमें वो देखना है कि जब हम असेसमेंट इवैल्यूएशन करेंगे कॉपी का, तो देखेंगे कि 1207 बुक से जो कंटेंट लिए गए हैं वो कितने मेल खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उससे आपको सोच करके लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। तो काफी अच्छा अनुभव रहा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो फीडबैक, तो हमने फीडबैक क्या मिला कि स्टूडेंट को भी लिखने में मजा आया, क्योंकि ये नए तरीके का एग्जामिनेशन था, उन्होंने कभी ऐसा एग्जाम नहीं दिया था। और जब उन्होंने ऐसा एग्जाम दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा एग्जाम दिया, तो उन्हें काफी खुशी हुई
कि हमने एक ओपन एग्जामिनेशन दिया जिसमें चोरी करने के अवसर तो थे, लेकिन चोरी नहीं करना था, उस शब्द को अपने अनुसार लिखना था। तो चिंतन शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग याद करना था, मैनिपुलेशन पावर का प्रयोग करना था, शब्दों को परिवर्तित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये सब क्वालिटी आप में होगी तो ओपन एग्जामिनेशन देंगे। ओपन एग्जामिनेशन मतलब गैस लेके बैठ करके उतार देना, किताबी चीजें उतार देना, ये थोड़ी है। तो बहुत शानदार अनुभव रहा मेरा उसका। चलिए ठीक है। तो इसमें भी मैंने छात्रों से भी, छात्र छात्राओं से यानी कि प्रशिक्षणार्थियों से भी मैंने फीडबैक लिए थे, और फीडबैक हमने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज में थे तो वहां के उन लोगों से भी मैंने फीडबैक लिए थे कि कैसा रहा आप लोगों का अनुभव। तो इवैल्यूएशन करने में भी कि बुक के साथ देखना है, मैच न करें उनके कंटेंट, ये सभी चीजें हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्लासरूम में केस स्टडी में एक आध बता देता हूं आप लोगों को। According to NCF 2005, the role of teacher has to be, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगर NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑथोरिटेटिव, आधिकारिक होगा, वो अधिकारी होगा, प्राधिकरण चलेगा उसका। डिक्टेटोरियलशिप, तानाशाह होगा टीचर। परमिसिव, अनुमोदक होगा, या फैसिलिटेटिव, सुविधा प्रदान करने वाला होगा। क्या होना होगा इसमें? एनसीएफ 2005 टीचर के लिए कहता है कि टीचर विल बी ओनली फैसिलिटेटिव, वो सुविधा प्रदायक होगा। अगर सुविधा बच्चों को दिया जाए, सुविधा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वो देना है, सुविधा सीखने के लिए भी देना है, शिक्षा टीचिंग टेक्निक के माध्यम से देना है, सुविधा आपको टीचिंग मेथड के माध्यम से भी देना है, सुविधा आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी देना है, टीचर आपको रेनफोर्समेंट के माध्यम से भी और टीचिंग स्किल के माध्यम से भी आपको सुविधाएं प्रदान करने हैं। तो ये सभी सुविधाएं टीचर अगर प्रदान कर देंगे तो बालक का सीखना बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम a teacher's expectations from her students blank their learning। शोध से पता चला है कि एक विविध कक्षा में एक शिक्षक की अपने छात्रों से अपेक्षाएं खाली जगह है। ओब्लिक हिज भी होगा यहां, हिज ओब्लिक हर। हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, एकमात्र निर्धारक है। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विथ, इसके साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताइए? समय ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है। ए क्या होगा आंसर? ए। अपेक्षाएं हैं तो हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन, इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो छात्र से अपेक्षाएं हैं उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में यदि आप जानना चाहेंगे अपेक्षाओं के संदर्भ में, तो एकदम मिलता जुलता तो नहीं, लेकिन मैं एक किताब आपको प्रीफर करूंगा। उस किताब का नाम है अवचेतन मन की क्षमता या ताकत कुछ है, या शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति। अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे तो कुछ इससे संबंधित तथ्य आपको मिलेंगे। मैंने उसको पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। वो मनोविज्ञान का हिस्सा है, वो पूरी तरह मनोविज्ञान पे है वो बुक। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। इज एन अनरियलिस्टिक गोल, यह एक अवास्तविक लक्ष्य है। इज डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रेन विदाउट डिसेबिलिटी, विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, स्कूलों पर एक बोझ बढ़ेगा। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है।
क्या होगा इसमें बताइए? मैंने टिक कर दिया था, जो आप लोग को आसानी होगी, यही होगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और उसका जो अपना दृष्टिकोण है इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विशेषता वाले बच्चों को शामिल करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब शामिल करेंगे तो उसमें कौन है? सामान्य बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, विशेष आवश्यकता वाले हैं जिसको आप स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो अगर ये सबको शामिल कर दिया जाए एक साथ क्लासरूम में, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन इसी का पार्ट है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपने बीएड में पढ़ा होगा वो इसी का पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव इसीलिए करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के सभी बच्चे एक साथ जब पढ़ेंगे आएंगे तो उनके प्रति एक दृष्टिकोण विकसित होगा। वो जानेंगे कि जो बच्चे विकलांग होते हैं या थोड़े आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं किसी समस्या से, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी लायक नहीं होते, उनमें भी क्वालिटी होती है, उनमें भी गुणवत्ता होती है, वो भी सीख सकते हैं, वो सभी काम कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड केवल उस काम को छोड़ के कि जिसके लिए उसकी अपंगता है, बाकी सभी काम वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, सॉरी 22, having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds enrich the learning experience of the student. This statement is, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन है। इनकरेक्ट, बिकॉज इट कैन कंफ्यूज द चिल्ड्रेन एंड दे मे फील लॉस्ट। गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। बी है करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम दियर पीयर्स। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कौशल सीखते हैं। करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्कियल। सही क्योंकि यह कक्षा को अधिक पदानुक्रमित बनाता है। डी इनकरेक्ट, बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन। गलत है क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है बच्चों को। तो क्या होना चाहिए? देखिए, जब बच्चे हमारे पास अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे एक दूसरे जो साथी होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम सीखते खुद से भी करके हैं और इससे ज़्यादा हम दूसरों के किए हुए पे सीखते हैं, दूसरे के बातों से सीखते हैं, दूसरे के किए गए कार्यों को देख करके सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा? सही बी, करेक्ट। यह सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, उनको देख करके अनुसरण करके भी सीखते हैं। यानी करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम दियर पीयर्स। अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं, अपने साथियों सहपाठियों से सीखते हैं, इसलिए इंक्लूजन जरूरी है। प्रश्न संख्या 23, 23, चाइल्ड विथ लर्निंग इंपेयरमेंट, श्रवण बाधित बच्चे should be sent only to a school for the hearing impaired and not to a regular school। उसे केवल श्रवण बाधितों के लिए एक स्कूल में भेजा जाना चाहिए, न कि किसी नियमित स्कूल में। प्रश्न को ठीक से समझेंगे, एग्जामिनेशन में से ही प्रश्न आते हैं। बी, will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead। केवल शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा और इसके बजाय उसे व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। C, can do very well in a regular school if suitable facilities and resources are provided। यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाते हैं तो वह नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। D, will never be able to prefer on a par with classmate in a regular school।
कभी भी नियमित स्कूल में सहपाठियों के बराबर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। श्रवण बाधित बच्चे के बारे में आप क्या समझते हैं, बताइए। देखिए, अगर हम पहला देखते हैं कि उसे केवल श्रवण बाधितों के लिए स्कूल में भेजा जाना चाहिए, न कि किसी नियमित स्कूल में, तो ये गलत है, क्योंकि वह श्रवण बाधित आंशिक रूप से है, पूर्ण रूप से नहीं है। और अगर वह, क्योंकि श्रवण बाधित का ये नहीं बताएगा कितना श्रवण बाधित है। श्रवण बाधिता के भी 3 स्तर होते हैं। एक होता है आंशिक, मैं बता दूं, एक होता है मध्य, एक होता है पूर्ण, पूर्ण या गंभीर। इसी को हम लोग बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो सीवियर है ना, उससे आप स्पेशल स्कूल में भेज सकते हैं, क्योंकि वो कम सुन रहा है, एकदम नहीं सुन रहा है। लेकिन बाकी जो श्रवण बाधित है, मिल्ड और मॉडरेट हैं, आंशिक वाले को टूल्स के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, या टूल्स के माध्यम से नहीं भी, आंशिक रूप से है तो वैसे भी वो क्लासरूम में क्लासेस कर सकता है। मॉडरेट वाले को टूल्स नेसेसरी है, आपको टूल्स देने पड़ेंगे, सुनने वाले जो टूल्स होते हैं उसको आपको देने पड़ेंगे, तो वह सुन लेगा, तो ये इसी क्लासरूम में बैठ करके पढ़ लेगा। दिक्कत उससे है जो सुन ही नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सुन नहीं सकता ना, वह डम भी होता है, गूंगा भी होता है। ये आपको पता है कि नहीं? गूंगे बच्चे इसीलिए उसमें जो है 80% बच्चे गूंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि वह सुन नहीं सकते। जैसे मैं बता दूं कि मैं आपको यहां से जर्मनी में ले जाके सीधा ड्रॉप कर दूं, आपको जर्मन भाषा नहीं आता, आपको वहां के ग्रामर भाषा की जो जानकारी नहीं है, और आपके भाषा से उसको भी भाषा नहीं आता, तो वो जो बात करेगा, मैं कितना ही विद्वान शिक्षक आपको दे दूं, आपको पढ़ाएगा, आप क्या उसको कुछ रिप्लाई कर पाएंगे? इंस्ट्रक्शन के अलावा कि खाना है, पीना है, सोना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बात यही होती है गूंगे बच्चों के साथ। वो इसीलिए गूंगे होते हैं क्योंकि वो गंभीर रूप से या पूर्ण रूप से बहरे होते हैं। ये अनुसंधान के परिणाम है, ठीक है। 80% वैसे गूंगे हो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मुंह या वोकल कॉर्ड संबंधी समस्याएं नहीं होती, बल्कि वो इसलिए बहरे होते, गूंगे होते हैं क्योंकि वो बहरे होते हैं। वो कोई शब्द, आपके जन्म से ही आपको कोई शब्द नहीं सुनते, जब उन्हें शब्द का पता ही नहीं तो उच्चारण कैसे करेंगे, जब सुन ही नहीं पाते। बात वही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल श्रवण बाधित बच्चों के लिए स्कूल में भेजा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आंशिक या मध्य रूप से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से ही हो। या केवल श्रवण बाधित बच्चों की बात की जा रही है। दूसरा, केवल शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा, इसके बजाय उसे व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, ये हो गया अलग चीज, ये हो गया आपको कि उसको आप टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो रोजगार से हो सके, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा तो कम से कम व्यवसायिक दृष्टिकोण प्रशिक्षण दे दिया, कुछ रोजगार तो ठीक से कर लेगा, जीवन यापन करेगा, स्वावलंबी हो जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन श्रवण बाधित बच्चे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका सबसे फिर है कि कभी भी नियमित स्कूल में सहपाठियों के बराबर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ये आपकी चिंता का विषय नहीं है कि कितना प्रदर्शन कर पाएगा। वह हर व्यक्ति, क्या जो श्रवण बाधित नहीं है, क्या अपने सामान्य सहपाठियों के बराबर प्रदर्शन सभी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसमें भी कैटेगरी बना हुआ है, उसे भी कैटेगरी आप देखते हैं। एक होता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन, इसके बाद होता है आपके जनरल, सामान्य, और तीसरा होता है आपको जो है वो बोलेंगे लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे मिलेंगे, लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे मिलेंगे। तो अब ये तीनों बच्चे हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि तीनों बच्चे एक साथ अगर सभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो सबके परिणाम बराबर आएंगे? सभी के परिणाम बराबर नहीं आएंगे। इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर होगा इसका सी। यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन उन बच्चों को प्रदान किया जाए जो श्रवण बाधित हैं, तो वह नियमित रूप से स्कूल में अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसे सुनने में केवल दिक्कत है। वह बच्चा मानसिक रूप से
वह बच्चा आईक्यू लेवल में किसी रूप में बौद्धिक क्षमता में कम नहीं है, उसके पास एक कुछ विशिष्टताएं हैं जिसके आधार पर उसके सीखने में बाधा बन रही हैं। अगर वो सुविधाएं इसे दे दी जाए तब बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका मैं ज्यादा विश्लेषण कर रहा हूं, बाकी कुछ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उसकी कौन सी विशेषता है? विच इज द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर, जिसकी बात मैं भी कर रहा था गिफ्टेड लर्नर के बारे में। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेट, वह आक्रामक और निराश हो जाता है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजेस इनफ, यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम उत्साहित और उब महसूस कर सकता है। ही इज हाईली टेम्पर्ड, वह अत्यधिक मनमौजी होता है। ही इंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग रॉकिंग इटिस, वह हाथ फड़फड़ाने हिलाने डुलाने जैसी अनुष्ठानिक व्यवहार में संलग्न है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्या विशेषता होगी बताइए? इसका होगा बी। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटी आज नोट चैलेंजिंग। देखिए, आपको क्लासरूम में एक टीचर है तो आपको गतिविधियां आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वह जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए। चलिए, समय लगता है कुछ ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। ए टीचर कैन इन्हांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा दे सकता है। किससे? सीखने में छोटे कदमों के लिए पुरस्कार दे करके, अभ्यास और व्यवहार से। इसको देखिए आप, हम आपको तब तक आप उत्तर दीजिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। छात्रों के जीवन के सामग्री को जोड़ करके, सॉरी, ठीक है, छात्रों के जीवन से सामग्री को जोड़ना। प्रश्न संख्या 26 बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिल्ड्रेन आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। अब इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन सही है। आपको ये खोजने हैं कि कौन कौन सही है। ठीक है, इसमें सही है बी, सी और डी। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक हैं, वो शोध कुछ खोजते रहते हैं। अब बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है। प्रश्न संख्या 27 विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट, छात्रों के वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम अब लेट हो रहा है, मैं थोड़ा अपनी गति को बढ़ाता हूं। इसका होगा सी, छात्रों को कई उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल्स एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग, तर्क का प्रयोग करें। प्रश्न संख्या 28 प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एंड एटमोस्फेयर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे ऐसे वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे। बताइए, इसका होगा ए, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर, वो जाते हैं कि जहां अपनापन हो, जहां भावात्मक जरूरतें पूरी हो रही हो, जैसा अपनत्व हो, जहां उन्हें महत्व दिया जा रहा हो, वहां बच्चे बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 A child see a crow flying past the window and say a bird. What does this suggest about the child thinking? एक बच्चा खिड़की से उड़ते हुए कौवे को देखता है या पक्षी को देखता है और कहता है एक पक्षी, वह बच्चे की सोच के बारे में क्या बताता है? तो चलिए, ए बी सी डी है, आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है सी, ए बी सी तीनों सही है। वह बच्चे के
पहले से स्मृतियां संग्रह करके रखती हैं। प्रीवियस नॉलेज जिसे हम बार बार चर्चा करते हैं। बच्चे ने पक्षी की अवधारणा को विकसित कर ली है। और सी ये भी होगा, बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए हैं। लास्ट क्वेश्चन, what should a teacher they tell her student to encourage them to do task with intrinsic motivation? एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये लास्ट क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। कम ऑन फिनिश टू बिफोर सी डज, चलो उसे पहले उसे पूरा करेंगे। वाई कैंट यू विल लाइक हिम, सी ही हैज डन इट परफेक्टली, तुम उसे उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे पूरी तरह से किया है। कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ट्रॉफी, कार्य को जल्दी पूरा करोगे तो एक ट्रॉफी मैं दूंगी या दूंगा। ट्राई टू डू इट यू विल बी लर्न, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख सकते हो। तो इसका आंसर होगा ये सी है, ये डी है, इसका आंसर होगा डी। ट्राई डू इट यू विल लर्न, तुम इसे करो तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें क्षमता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाकी फिर